हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिडक्शन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, हमने लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पिलर्स के बारे में पढ़ा। अब हम करते हैं डिजाइन अ ब्रिक मेसनरी पिलर। एक ब्रिक मेसनरी पिलर डिजाइन करते हैं। मैं उसका पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए। द क्वेश्चन इज डिजाइन अ ब्रिक मेसनरी पिलर यूजिंग ट्रेडिशनल ब्रिक्स हैविंग क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो जो ब्रिक्स की ब्रिक्स क्रशिंग दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ब्रिक्स क्रशिंग स्ट्रेंथ that is given 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, that is first data. पिलर कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है एक्सियल लोड, इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, इसेंट्रिसिटी 0। एक्सियल लोड कितना गिवन है, 50 किलो न्यूटन अर्थ। 50 किलो न्यूटन फ्रॉम अ रूफ कंसिस्टिंग ऑफ आरसीसी बीम्स एंड स्लैब। द हाइट ऑफ द ब्रिक पिलर इज 4 मीटर। अब एक्सियल लोड कैसे आएगा? एक्सियल लोड उन्होंने बोला है कि जो इसके ऊपर आपकी बीम है या स्लैब है, आरसीसी की है या बीम भी आपकी ब्रिक्स की है, क्वेश्चन में गिवन है कि उनकी वजह से यहाँ पर एक्सियल लोड आ रहा है, दैट इज ऑफ 50 किलो न्यूटन एंड द हाइट ऑफ द ब्रिक पिलर इज 4 मीटर। ये आपको डाटा गिवन है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिलर। स्टेप नंबर 1, साइज या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिलर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ओके, अब है क्या, हम स्लेंडरनेस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट उठाते हैं। हमने ये कहा है कि हम शॉर्ट पिलर ही डिजाइन करेंगे, है ना, और जिसकी वैल्यू कहां तक लिमिट होनी चाहिए, ये अगर ग्रेटर देन 12 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लॉन्ग पिलर, है ना। और हम ब्रिक में ये कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड करें कि हम लॉन्ग पिलर बना रहे हैं, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, शॉर्ट। तो ये ऑब्वियसली वैल्यू कहां पर लिमिट हो जाएगी, अगर इसे शॉर्ट रखना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12, क्योंकि 12 से ज्यादा होने पर तो ये लॉन्ग हो जाना है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव हाइट अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, ये हो जाता है 11। और इसको कितना हमें रखना है, 12। मतलब कि अगर ये वैल्यू आप मैक्सिमम रखोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, आपको मिनिमम मिलेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये वैल्यू आप मैक्सिमम रख रहे हो तो ये क्या होगी, मिनिमम। हम सपोज कर लेते हैं कि जो डेप्थ है आपके पिलर की वो लीस्ट डायमेंशन है। आप विड्थ को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने सिर्फ माना है ना, और रिज्यूम कर सकते हो तो मेरी मर्जी है। आप विड्थ को करना है, आप विड्थ को कर लो। तो हाइट किसके बराबर होती है, ये h के ही। h कितना दिया है, 4, तो 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई d, है ना। आप यहाँ पर b भी कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू 12। तो जो मिनिमम डेप्थ आनी है वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये आ जाता है आपका 333.33 mm। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं। पहले तो हम मिनिमम प्रोवाइड में ही करते हैं, ठीक है, तो इसको हमें थोड़ी सी बढ़ा लेनी चाहिए अपने आप। दूसरा, ट्रेडिशनल ब्रिक है और ब्रिक के केस में सारा काम होता है हाफ ब्रिक के मल्टीपल में। तो हम हाफ ब्रिक देख लेते हैं। हाफ ब्रिक कितना है, 115 mm ट्रेडिशनल का। 115 इंटू 1 बात नहीं बन रही है, इंटू 2 बात नहीं बन रही है, इंटू 3 345 mm। एक तो मिनिमम से ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा मल्टीपल में भी है। इसको कितना रख लोगे, 345 mm, 345 mm मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 भी रख सकते हो,
आपके पास बहुत पैसा है, आप रख सकते हो। ठीक है, देखो पेपर में तो यार हमारा पैसा लग नहीं रहा, ठीक है, तो हम कितना भी ब्रिक बना लें, कोई भी साइज रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप सच में डिजाइन करोगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू ही लेनी होती है कि आप सेफ भी रहो और मिनिमम कॉस्ट है। ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा यार, ज्यादा ब्रिक्स लगेंगे, ज्यादा मोटार लगेगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट पर फर्क पड़ता है। सो स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बढ़ेगी, है ना। तो हम इसी में डिजाइन करके देखेंगे अगर हम ये वाली स्ट्रेंथ कैरी कर पा रहे हैं तो। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास तो कोई और तरीका ही नहीं है सिर्फ साइज बढ़ाने के, क्योंकि मटेरियल ही है जिसको स्ट्रेंथ कैरी करना है। तो अगर ये इतना साइज ये वाली स्ट्रेंथ कैरी नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, खुद तो खड़े नहीं हो जाएंगे लोड कैरी करने, क्या करेंगे, साइज बढ़ाएंगे। साइज बढ़ाना ही हमारे पास एक फाइनल ऑप्शन है। तो हम अभी इसको ही लेकर चलते हैं कि ये वाला साइज मिनिमम हमें इतना चाहिए शॉर्ट कॉलम रखने के लिए। तो हमने मिनिमम से थोड़ा ज्यादा रख लिया तो ऑब्वियसली शॉर्ट तो हो गई, उसकी सेफ्टी हम आगे चेक कर लेते हैं। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो डेप्थ है हमारी कितनी आ गई है, 345 mm। ठीक है, अब डेप्थ 345 mm आ गई है। सेकेंड स्टेप कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप इज एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो। अब यहां पर बस एक बात याद रखना, यहां पर लीस्ट स्ट्रक्चरल डायमेंशन है, यानी B मस्ट बी ग्रेटर देन, है ना, और इक्वल टू, या फिर इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं B कैन नॉट बी लेस देन D, क्योंकि D इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, तो जो दूसरी डायमेंशन है वो इससे छोटी नहीं हो सकती है ना, बराबर हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर सपोज D और D बराबर है तो उसमें लीस्ट क्या है ना, दोनों एक ही है, तो बराबर हो सकती है, या तो ये बड़ी होगी B या तो फिर बराबर होगा, बट छोटा नहीं होगा। जो विड्थ होगी वो आपकी छोटी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो। स्टेप नंबर 2, एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो। एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, अब आपको तो पता है, लीस्ट स्ट्रक्चरल डायमेंशन आपने D मानी है, हाइट आपको पता है 4 × 10⁻3, डेप्थ आपने निकाल ली है, दैट इज 345। यहां से आपको आ जाएगा एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो। एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो आता है 11.59। प्लीज अपने पास कैलसी रखिए और सॉल्व करते रहिएगा। एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो आपके पास आ जाता है 11.59, ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 3, रिडक्शन, सॉरी, स्टेप नंबर 3, बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस। बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास मोर्टार का ग्रेड तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता है तो वो अपनी प्योरली अपनी चॉइस है, और वो क्वेश्चन में गिवन होना भी नहीं चाहिए। सपोज आपसे किसी ने कहा है कि आप मुझे पिलर डिजाइन करके दो, इतना लोड लगना है उसमें। अब आप कह रहे हो भैया देखो पहले हमें मोर्टार की ग्रेड बता दो, पहले हमें रिडक्शन फैक्टर्स बता दो, तब हम जाके डिजाइन कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपने हिसाब से मोटार की ग्रेड देखेंगे। जनरली मोटार की ग्रेड 1:2, कभी कभी अगर ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो 1:3 से 1:6 तक वेरी करता है, बट जो नॉर्मल यूज करते हैं दैट इज 1:4। जो मोटार का ग्रेड हम यूज करते, सॉरी ग्रेड नहीं बोल रहा हूं, जो आपका सीमेंट मोटार का सन है दैट इज 1:4 यूज करते हैं, यानी 1 सीमेंट एंड 4 सैंड पिलर्स के लिए, ठीक है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि यहां पर भी हमने 1:4 यूज किया है। अब आपके पास वो टेबल है ना, प्लीज ओपन करिए उसे और वहां से देखिए कि फॉर 1:4 के लिए सबसे पहले हमारे पास ग्रेड कौन सा बनता है। तो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1:4 के लिए हमारे पास ग्रेड बनता है H2, ठीक है, एंड H2 के लिए 7.5
क्रशिंग स्ट्रेंथ पर जो वैल्यू आती है दैट इज 0.74 न्यूटन पर एमएल स्क्वायर दूसरी टेबल से। यहां से जो आपका मोटार का ग्रेड बनता है H2 ग्रेड एंड H2 ग्रेड एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ 7.5 पर से जो बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस आती है दैट इज 0.74 न्यूटन पर एमएल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये आसान है देखना। जिसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे आप डाउट सेशन में बताइएगा, मैं वहां पर आपको और क्लियर कर दूंगा। कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहली टेबल है जिसमें आपको ग्रेड देखनी है ना, ग्रेड में आपके पास सीमेंट, सैंड और दूसरे भी और मिनरल्स का फॉर्मूला है, सॉरी प्रोपोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे। वहां पर प्रोपोर्शन आप अपना चेक करिए 1:4, मतलब 1 सीमेंट एंड 4 सैंड। वहां से आपको पता चल जाता है H2 ग्रेड है। H2 ग्रेड के लिए आप इस क्रशिंग स्ट्रेंथ पर जाएंगे, इस क्रशिंग स्ट्रेंथ पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट इज 0.74 न्यूटन पर एमएल स्क्वायर। 0.74 न्यूटन पर एमएल स्क्वायर। ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 3 में आते हैं एंड दैट इज रिडक्शन फैक्टर्स। स्टेप नंबर 3, रिडक्शन फैक्टर्स। ओके, सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला रिडक्शन फैक्टर होता है स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, अब इस फैक्टर में किन किन दो चीजों पर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है आपका स्लेंडरनेस रेशियो, दूसरा डिपेंड करता है कि आपकी सेंट्रिसिटी क्या है। बट क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक्सियल लोड है तो सेंट्रिसिटी तो ऑब्वियसली 0 है। एंड स्लेंडरनेस रेशियो हमने निकाल लिया है दैट इज 11.59। और ये वैल्यू आप देखेंगे तो डिपेंड करती है 10 पर एंड 12 पर। 10 पर जो 0 सेंट्रिसिटी पर हमें वैल्यू गिवन है दैट इज 0.89, 0.89 एंड 12 पर जो गिवन है दैट इज 0.84। हमें निकालना है 11.59 पर, है ना। इसे y मान लेते हैं दैट इज x1 x x2 y1 y y2। फॉर्मूला वाज x minus x1 upon x2 minus x1 this is equal to y minus y1 upon y2 minus y1। x minus x1 11.59 minus 10 upon 12 minus 10, x2 minus x1, y minus y1 that is 0, sorry y is unknown, y minus 0.89 and that is 0.84 minus 0.89। यहाँ से y unknown है, सॉल्व करिए और देखिए y की वैल्यू क्या आती है that is 0.85 almost। So y is 0.85 यानी Ks की वैल्यू for that particular slenderness ratio and 0 eccentricity is 0.85। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया रिडक्शन फैक्टर। सेकेंड रिडक्शन फैक्टर इज एरिया रिडक्शन फैक्टर। चलो देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। सेकेंड इज एरिया रिडक्शन फैक्टर। ओके, एरिया रिडक्शन फैक्टर किस चीज पर डिपेंड करता है? एरिया रिडक्शन फैक्टर डिपेंड करता है एरिया पर, और एरिया क्या है हमारा b इंटू डी। जहां से b हमें पता नहीं है, निकालना है क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं। b 345 पता है, तो अगर हमें एरिया पता ही नहीं है तो क्या हम एरिया रिडक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते हैं। द आंसर इज नो। बट हमें ये पता है कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हमारे पास फॉर्मूला है कि a इज इक्वल टू 0.7 प्लस 1.5a, जहां पर a अगर 0.2 से ज्यादा हो जाता है तो ये वैल्यू Ka की हो जाती है 1। 0.2 से कितना भी ज्यादा हो 1 होती है, यानी 1 है हमारी मैक्सिमम वैल्यू।
और जब एरिया सपोज 0 होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी के की 0.7 और ये होगी हमारी मिनिमम वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 0। ये होगा नहीं बट हम सिर्फ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास अगर एरिया नहीं है ना, तो हम इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। सो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.85। बिकॉज हमारे पास एरिया नहीं था तो इसलिए हमने इसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज ले लिया है एंड दैट वुड बी एरिया रिडक्शन फैक्टर के। ठीक है, अभी हम बाद में इसे चेक करेंगे। जब हमारे पास एरिया हो जाएगा तो हम इस वैल्यू को चेक करेंगे वापस से, है ना, और हम चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर लोड जो हमें चाहिए वो क्या हम कैरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर बी और डी के साथ। बट अभी हमारे पास पहले काम है बी और डी निकालने का। एंड थर्ड रिडक्शन फैक्टर इज शेप रिडक्शन फैक्टर, जिसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है क्योंकि हम 0.75 यानी विड्थ टू डेप्थ रेशियो 0.75 तक ही लेते हैं, तो दैट इज ऑलवेज 1 KSH, इसको हमें 1 लेना है। ठीक है, चलो हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई हैं। नंबर 4, स्टेप नंबर 4, विड्थ या फिर अगर आपने लेंथ माना है तो लेंथ ऑफ द पिलर कैसे निकालोगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। परमिसिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, एरिया रिडक्शन फैक्टर, शेप रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय डी। ठीक है, ये है लोड कैरिंग कैपेसिटी। और लोड हमें कितना कैरी करना है, 50 किलो न्यूटन, है ना। तो P इज इक्वल टू क्या रख दोगे 50 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि इतना ही तो कैरी करना है। अगर हम जो पिलर बना रहे हैं उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी हो तब ठीक है, उसी के लिए तो साइज चाहिए हमें, है ना। सो दैट इज FB 0.74, KS 0.85 आया था, KA अगेन 0.85 आया था, KSH 1 आया था, B हम निकाल रहे हैं, D कितना था 345 and that is 50 into 10 to the power 3. The only unknown value is B. सारी वैल्यूज पुट करिए, है ना, B की वैल्यू देखिए और बताइए कितनी आ रही है। यहां से मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 273.45 273.45 mm। ठीक है, 273.45 mm, but B cannot be less than D, है ना, क्योंकि हमने लीस्ट लेटरल डायमेंशन माना था उसे, तो उससे छोटा तो हो नहीं सकता है, छोटा नहीं हो सकता है तो हमें एटलीस्ट उसके बराबर रखना पड़ेगा। तो B कितना हो जाएगा 345 mm, क्योंकि हमारा D कितना था 345 mm। तो अब हमारे पास साइज आ गया है, जो टोटल साइज है पिलर का दैट इज 345 बाई 345 mm। ओके, ठीक है। अब हमने इस पर्टिकुलर लोड के लिए अपना पिलर डिजाइन कर लिया है और उस पिलर का साइज आया 345 बाई 345। बट हमने बहुत सारी चीजें एज्यूम की थी, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर साइज क्या इतना लोड कैरी कर भी सकता है या नहीं कर सकता है ना। ये वाला पार्ट होता है एनालिसिस का, इसीलिए हम बोलते हैं इसे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ ब्रिक मेसनरी पिलर। हमने डिजाइन कर लिया, अब आप एनालाइज करते हैं कि क्या ये इतना लोड कैरी कर सकता है या नहीं। चलो चेक करते हैं। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कितना एग्जैक्टली इसे लोड चाहिए। यहां पर तो हमने सिर्फ एक्सियल लोड की बात की थी, अब तो आपने पिलर डिजाइन कर दिया तो पिलर का सेल्फ वेट भी होगा। तो यहां से पहला स्टेप, एनालिसिस का पहला स्टेप, टोटल लोड।
सो इसमें दो लोड होंगे, सप्लाई W1 इज एक्सियल लोड ऑब्वियसली दैट इज 50 किलो न्यूटन एंड W2 दैट इज सेल्फ वेट ऑफ पिलर। ठीक है, तो सेल्फ वेट ऑफ द पिलर आपने जब फाउंडेशन बनाया था तब भी आपने देखा था क्या होता है, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। यूनिट वेट ब्रिक्स का कितना होता है 18, आरसीसी का कितना होता है 25, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का कितना होता है 24, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम यानी हाइट विड्थ इनटू डेप्थ। अब इसकी वैल्यू होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो सारी वैल्यूज हमें मीटर में रखनी पड़ेगी। सो 18 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज 4, विड्थ 0.345, डेप्थ 0.345। इसको सॉल्व करिए, जो मेरे पास इसकी वैल्यू है दैट इज 8.57 किलो न्यूटन, 8.57 किलो न्यूटन। ठीक है, 8.57 किलो न्यूटन। So W1 plus W2 total load 50 plus 8.57 58.57 किलो न्यूटन। तो जो आपने पिलर डिजाइन किया है 345 by 345 का, उस पिलर को इतनी स्ट्रेंथ कैरी करनी है। चल चेक करते हैं कि क्या 58.57 वो कैरी कर पा रहा है। तो इसका सेकेंड स्टेप होगा रिडक्शन फैक्टर्स। अगेन देखो, बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस तो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो मोटार की ग्रेड पर डिपेंड करती है एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, तो दोनों सेम रहेंगी, है ना। स्टेप 2 FB अभी भी क्या होगी 0.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू KS शेप रिडक्शन फैक्टर। शेप रिडक्शन फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो और इसेंट्रिसिटी पर। क्या इसेंट्रिसिटी चेंज हो रही है, लोड अभी भी एक्सियल है, नहीं हो रही है। क्या स्लेंडरनेस रेशियो चेंज हो रहा है, क्योंकि जो लीज डायमेंशन है वो तो 345 भी मानी थी आपने, हाइट भी चेंज नहीं हो रही, लीज डायमेंशन भी चेंज नहीं हो रही है। तो जो आपका, सॉरी मैंने इसे शायद शेप रिडक्शन फैक्टर बोला, ये स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है और ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0.85 जो भी पहले आई है ना, 0.85। फिर आता है हमारे पास एरिया रिडक्शन फैक्टर। अब ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। इसका फॉर्मूला क्या था 0.7 प्लस 1.5 ऑफ ए। 0.7 प्लस 1.5 0.345 इंटू 0.345। एरिया तो हमें पता चल गया ना एग्जैक्टली, और मीटर पर पुट करना है ना। 0.345 इंटू 0.345 ये लगभग 0.12 मीटर स्क्वायर आता है एंड दैट इज लेस देन 0.2। मतलब यहां से वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से। अगर ये ग्रेटर देन होता तब तो 1 हो जाती वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सारी और ये वैल्यू आ जाती है 0.88। 0.88 आप अपना सॉल्व करके देख लीजिएगा, हो सकता है कि मेरी वैल्यूज में थोड़ा सा कोई गड़बड़ हो। आप अपना वैल्यू सॉल्व करिए, जो आ रहा है वो यूज करिए, ठीक है। एंड शेप रिडक्शन फैक्टर इज ऑलवेज 1, ठीक है। ये हो गई 1। हमारे पास बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया और सारे रिडक्शन फैक्टर्स हो गए। नाउ लास्ट स्टेप इज एक्चुअल लोड कैपेसिटी ऑफ पिलर। Last step of analysis is actual load capacity and formula क्या होता है, P is equal to permissible stress multiplied by area। permissible stress का formula bearing stress multiplied by stress reduction factor, area reduction factor, shape reduction factor multiplied by B multiplied by D। okay, so FB 0.74, 0.85 stress reduction factor, area reduction factor 0.88 निकला है, shape reduction factor 1 345 into 345। सारी वैल्यूज हो गई, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, है ना। ये वैल्यूज सारी न्यूटन में आएंगी,
सो इसमें 1000 का डिवाइड कर दो तो ये किलो न्यूटन में बन जाएगा, और ये वैल्यू आती है आपकी 65.11 किलो न्यूटन। 65.11 किलो न्यूटन, 65.11 किलो न्यूटन, है ना। और हमें चाहिए कितना था, 58.57 समथिंग, ये जो भी था याद नहीं है मुझे ठीक से, ठीक है। इससे ज्यादा है मतलब आपने जो साइज दिया है वो सेफ है। ऑलराइट, सो ये आपका पार्ट था डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ ब्रिक मेसनरी पिलर। आप वैल्यूज चेंज करके आप अपने आप से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को भी किसी बात में कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट डाउट सेशन में उसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तब तक प्लीज अपना ख्याल रखिए, ठीक है। सब लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अपने आसपास का भी ख्याल रखिए, देखते रहिए, किसी को कोई ज़रूरत हो जितना भी आप कर पाओ प्लीज़ हेल्प करिए। दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम, इसमें एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपने घर वालों का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ ब्रिक मेसनरी। थैंक यू।